चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 27वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल तस्करी, ये शब्द सुनते ही मस्तिष्क में एक ऐसी छवि उभरती है, एक ऐसे समाज की छवि उभरती है जिसमें रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा। किसी भी बालक को अवैध रूप से काम पर रखना, बेचना, आश्रय देना बाल तस्करी की श्रेणी में आता है। बाल तस्करी एक बेहद ही निंदनीय कृत्य है तथा समाज के माथे पर कलंक की तरह है। वास्तव में बाल तस्करी क्या है, इसके क्या कानूनी प्रावधान हैं, वर्तमान में बाल तस्करी की क्या स्थिति है, विभिन्न राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं, इन सारी बातों पर हम विस्तार से जानेंगे। आज जो हमारा विषय है, जो हमारा पैनल है, इन सारी बातों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चाइल्ड ट्रैफिकिंग अ कर्स ऑन सोसाइटी, वास्तव में यह समाज के लिए एक अभिशाप ही है। मैं हमारे साथ जुड़ी हुई है रेखा जी, पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति भोपाल के साथ साथ कोऑर्डिनेटर हिफाजत की भी हैं। बालकों के हितों के लिए बेहद संवेदनशील हैं। लॉकडाउन में अपने प्रयासों से काफी सारे बालकों को मदद पहुंचाया है। हम लोगों ने साथ मिलकर इस लॉकडाउन की जो पूरी एक गंभीर समस्या थी उस पर काफी काम किया है। रेखा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय की प्रस्तावना रखें। रेखा जी, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर चारों पैनलिस्ट का परिचय करा देंगे तो अच्छा होगा। सर मैं उसके साथ साथ डॉक्टर पाठक साहब का जी, मैं जैसे जैसे परिचय बुलाऊंगा वैसे ही परिचय कराता जाऊंगा। ठीक है जी रेखा जी। जी धन्यवाद चौबे जी और राघवेंद्र भाई साहब एवं मेरा सभी सम्मानीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। जब हम बात करते हैं मानव तस्करी की, तो कहीं ना कहीं मानव तस्करी की शुरुआत जो होती है वो गुमशुदा बच्चों से शुरू होती है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो गुम होता है वो आगे जाके कहीं ना कहीं मानव तस्करी का शिकार भी होता है। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाह रही थी जो 2019 की बात अगर हम करें, क्योंकि अभी 2020 जस्ट खत्म ही हुआ है। तो 2019 में 11,216 बच्चे जो हैं वो मानव तस्करी के शिकार हुए थे, और जिसमें से अगर मैं बात करूं तो मानव तस्करी के शिकार हुए थे, और जिसमें से 8,610 लड़कियां और 2,606 जो हैं बॉयज। आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो, आ रही है रेखा जी? आ रही है। 2,606 जो है लड़के गुम हुए थे उसमें से, और इसी अनुपात में जब हम बात करें कि कितने वापस मिले, तो जिसमें से 2,638 लड़कियां और 371 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं 2019 का अगर मैं डाटे की बात करूं तो। रेखा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। रेखा जी कुछ नेटवर्क इशू होगा, मैं कॉल करके देखता हूं। अगर सेम डिवाइस होगा उसी पर फोन आते हैं तो एक माने लगते हैं। डिवाइस पे नहीं सर, लैपटॉप से जुड़ी है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी ठीक ठीक जी। 1-2 मिनट लगेगा, उनके यहाँ लाइट चली गई है, वो वापस कनेक्ट हो रही है तब तक। जी 1-2 दिन से कुछ इस गूगल में प्रॉब्लम भी आ रही है बहुत अच्छे से, नहीं तो हमें नेक्स्ट टाइम से सोचना भी पड़ेगा कि हम प्लेटफॉर्म चेंज कर लें। एक बार वेबएक्स को ट्राई करके देखिए कृपा शंकर जी, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, वेबएक्स भी एक बार जी, क्योंकि अभी से वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लास्ट टाइम भी थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था, इस बार भी हो रहा है। वेबएक्स भी एक बार ट्राई करके देखते हैं जी।
मोनिका जी झारखंड से आती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम चाह रहे हैं कि एक बार मोनिका जी भी आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना विषय रखें जब भी आपके पास समय मिले। जी जरूर, मेरा सौभाग्य होगा। जी जी। एक बार पूछ लीजिए, अगर समय लगता है तो हम नेक्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर लेंगे। हाँ, मैं वही करता हूँ जी। एक बार पूछ लीजिए अगर लगता है तो। जी जी जी। एक्सट्रीमली सॉरी, लाइट की अरे व्यवस्था नहीं नहीं, कोई नहीं, कंटिन्यू करिए आप जी। जी। तो जब हम बात करते हैं मानव तस्करी की, जब हम बात करते हैं तो जैसा मैं बात कर रही थी कि मिसिंग से शुरू होता है। तो 2019 का जब हम आंकड़ा देखते हैं तो 2267 लड़कियां और 371 बॉयज जो हैं वो दिसंबर 2019 तक नहीं मिले थे। यानी पूरे साल भर का अगर हम डाटा देखें तो पूरे साल भर में 11,216 बच्चे जो थे वो गुम हुए थे, जिसमें से 8,610 लड़कियां और 2,606 लड़के थे। बट इसमें से कुछ मिल गए और 2,267 और 371 बच्चे उसमें से नहीं मिले थे, जो लड़के और लड़कियों की श्रेणी की हम बात करते हैं। और इसी तरीके से 2020 में जब हम लॉकडाउन का आंकड़ा देखें तो 6,981 बच्चे मिस हुए थे, जिसमें से 1,246 जो थे वो लड़के थे और 5,735 जो थी वो लड़कियां थी। अगर हम लड़कियों का प्रतिशत देखें तो 82% लड़कियां थी जो गुम हुई थी। तो ये एक हमेशा से चौंका देने की बात रही है। जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, जब हम मिसिंग की बात करते हैं, तो ये बहुत ही एक भयानक आंकड़ा है। जब हम जेंडर की बात करते हैं, स्पेशली जब हम लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों का प्रतिशत हमेशा 80%, 90% यही रहा है। पिछले 14 साल के आंकड़ों की जो मैंने स्टडी करी है उसमें भी पहले 50%, फिर 70%, फिर 80% और आज की तारीख में 80% लड़कियां जो है वो मिसिंग की कैटेगरी में है, जो रिकवर्ड ही नहीं होती। यानी मिसिंग का बहुत बड़ा एक आंकड़ा जो है लड़कियों के संदर्भ में अभी देखने को मिलता है, जिसपे पाठक जी भी हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करेंगे। हमारे साथ धनंजय जी भी हैं जिनका एक्सपीरियंस है और जया जी भी है, उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छे से इन सारी चीजों पे प्रकाश डालेंगे। एक हाल ही की बात बताऊं तो ग्वालियर से 15 साल का एक किशोर गायब हुआ था, जिसको पुलिस ने हरियाणा के कैथल जिले के गांव से बरामद किया था। इस मामले में एक महिला तस्कर थी जिसका नाम सामने आया था और जिसने 50,000 रुपए के लिए, मात्र 50,000 रुपए के लिए इस बच्चे की तस्करी करी थी और इस बच्चे को बेच दिया था हरियाणा में। उसी तरीके से जबलपुर में 2 महिला तस्कर सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें उनने एक युवती को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से लाकर अलग अलग स्थानों पे बेच देते थे। और इसी तरीके से बात करूं तो जब बच्चियों को देह व्यापार में धकेलने की बहुत सारी कहना चाहिए केसेस हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां पिछले 1 साल पहले की बात है, सिंगरौली में एक आदिवासी नाबालिग बच्ची को जो है उसको बेच दिया गया था, दूसरे राज्यों में बेच दिया गया था। इसी तरीके से बैतूल जिले से, इसी तरीके से छिंदवाड़ा जिले से और अन्य जिलों से बच्चियों को लाया जाता है और उनको अलग अलग राज्यों में बेच दिया जाता है। ये एक बहुत ही चौंका देने वाला
केस भी है, दृश्य भी है, और आज हमारे सामने हम कह सकते हैं कि आंकड़े भी हैं, और इसीलिए शायद 80% या 86% या 82% बच्चियों का आंकड़ा हमारे सामने अभी भी नॉट फाउंड का बना रहता है, क्योंकि वो बच्चियां कहीं ना कहीं बेच दी जाती हैं। इन सारे मामलों में अगर हम देखें तो क्यों, किस लिए ट्रैफिकिंग होता है, तो ट्रैफिकिंग के बहुत सारे पहलू जो हमारे सामने निकल के आते हैं। उसमें कुछ शादी के लिए ट्रैफिकिंग होता है, तो ऑर्गन के लिए ट्रैफिकिंग होता है, वैश्यावृत्ति के लिए ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड लेबर के लिए ट्रैफिकिंग होता है, और ऐसे तमाम सारे बहुत सारी चीजें हैं। देह व्यापार के लिए ट्रैफिकिंग होता है। इन तमाम सारी चीजों के लिए और अलग अलग तरीके के पहलू हैं जो हमारे साथी प्रेजेंट करेंगे। उन सारे इश्यूज के लिए ट्रैफिकिंग होता है। जब ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई एक परिभाषा है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से कोई कार्य करवाना, यानी जबरदस्ती कोई कार्य करवाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या उसको बंधक बनाकर रखना भी ट्रैफिकिंग की और तस्करी की श्रेणी में आता है, जिसमें हम बॉन्डेड लेबर की भी बात करते हैं। भारत सरकार और पुलिस विभाग ने मिलकर कई सारे जो है एक्ट हैं, एसओपीज हैं, वो सारी बनाई है। जैसे महिला बाल विकास और पुलिस विभाग ने मिलकर एसओपी बनाई है, मानक संचालन प्रक्रिया, जिसके तहत मिसिंग चिल्ड्रन से संबंधित या बाल तस्करी से संबंधित बच्चों को कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे उनका पुनर्वास होना है, ये सारे विषयों पर है। और मानव तस्करी विधेयक जो 2018 में भी लागू हुआ था। और आज हमारे साथ में जो धनंजय जी हैं बचपन बचाओ आंदोलन से, तो बचपन बचाओ आंदोलन ने इसके ऊपर एक PIL लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में दिशा निर्देश दिए गए थे। इस दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी बच्चा यदि मिस होता है तो उसकी FIR कंपल्सरीली 24 आवर्स के अंदर लिखनी चाहिए। पर आज भी विडंबना ये है कि किसी भी बच्चे की FIR 24 आवर्स में नहीं लिखी जाती, और जिसके कारण बच्चा एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अगर FIR लिख दी जाए और उसको पुलिस ढूंढना प्रोसेस शुरू कर दे, ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दे, तो हो सकता है कि बच्चा बहुत इजीली मिल जाएगा। तो ये एक तमाम सारे मुद्दे हैं जो लग रहा था कि सिस्टम भी कोशिश कर रहा है बच्चों को रेस्क्यू करने का, या बच्चों की तस्करी ना हो उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम में गैप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो होनी चाहिए पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका वो पूरी तरीके से उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना नहीं हुई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सिस्टम है जिसकी कमी के कारण, या हम कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी का जो अभाव है उसके कारण आज भी जो बच्चे हैं वो मानव तस्करी से हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे साथ और भी सारे लोग हैं जिनको चौबे जी आज हमारे बीच जोड़ेंगे, और जो इस मानव तस्करी के मुद्दे पे और अच्छे से बेहतर ढंग से अपने एक्सपीरियंसेस और अपने किए हुए कार्य के थ्रू हम लोगों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद रेखा जी पृष्ठभूमि रखने के लिए। स्थितियां निश्चित रूप से बहुत भयानक हैं। जो आपने 82-86% आंकड़े बताए जो बच्चे मिसिंग हो रही हैं, तो मुझे लगता है बच्चे भी ये सोचते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में कोई मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो बच्चे चाहते हैं हम बड़े ना हो, बच्चे ही बने रहे, किंतु हम उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ जया जी जुड़ी हुई हैं, जया सिंह जी लखनऊ से जुड़ी हैं। जया जी लगभग 20 वर्षों से बालकों के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आप क्राई में कंसल्टेंट हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य भी हैं। काफी लंबा अनुभव है आपका चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम करने का। कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करेंगी जया जी। जया जी आपसे निवेदन है कि अपनी बात रखें। थैंक यू। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, तो मैंने 20 साल लगभग बच्चों के साथ ही काम किया है, जिसमें ट्रैफिकिंग एक मुद्दा जरूर रहा है। इस पूरे जो अनुभव रहा है उसमें एक चीज समझ में आती है कि हमको ट्रैफिकिंग को समझने से पहले कुछ इसमें जो चीजें, जैसे मिसिंग क्या है, मिसिंग पर्सन्स कौन है, पहले वो हमें समझना होगा। क्योंकि ट्रैफिकिंग जो है वो ओवरऑल जो मिसिंग लोग हैं उनका एक पार्ट है ट्रैफिक लोग।
तो जब हम लोग बात करते हैं, और खास तौर पर बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं तो लगभग हर 5 ट्रैफिक लोगों में से 3 बच्चे होते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। जब हम ओवरऑल ट्रैफिकिंग के नंबर्स की बात करते हैं तो बच्चों का प्रतिशत बहुत अधिक है ट्रैफिकिंग में बनिस्बत की बड़ों के। और मिसिंग चिल्ड्रन की जब बात करें या मिसिंग अडल्ट्स की भी बात करें, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बच्चा, ऐसा बड़ा जिसके वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहा कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, वो मिसिंग की श्रेणी में आता है। और अगर कुछ समय तक वो व्यक्ति नहीं मिलता, वो बच्चा नहीं मिलता, तो सबसे पहले जो कार्य होना चाहिए कि उस व्यक्ति की एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। मिसिंग भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो ये हुआ कि कोई घर से भाग गया या अपनी इच्छा से चला गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन और कई बार जैसे टीचर ने पिटाई कर दी, माँ बाप ने कुछ कह दिया, बच्चा गुस्सा होकर चला गया, वॉलंटरी मिसिंग एक अलग तरीके की चीज है। लेकिन जो मिसिंग की ऐसी वारदातें होती हैं जो अबडक्शन, किडनैपिंग या ल्योरिंग से संबंधित हैं, कि किसी ने शादी का झांसा देकर के ले गए, कोई काम करने का झांसा देकर के ले गए, वो जो है वो ज्यादातर जो इस तरीके के केसेस होते हैं वो ज्यादातर ट्रैफिकिंग में तब्दील हो जाते हैं। और उस केस में हम लोग पुलिस तक पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस का अपना एक दायरा है। और पुलिस के बाद जो आपकी एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट है, AHTU जो है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है, उसका एक बड़ा रोल होता है इसमें। लेकिन पुलिस से AHTU तक मामला पहुंचने की जो देरी है, वो देरी शायद बहुत घातक होती है बच्चों को या किसी भी ट्रैफिक व्यक्ति को वापस लाने के लिए। क्योंकि विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स जो भी कोई ट्रैफिक हो रहा होता है, वो अपने शहर की बाउंड्रीज, अपने जो जिस इलाके से उसको बाहर निकलना है, वहां से जनरली निकाल दिया जाता है। और एक बार आप अपने शहर या अपने जहां पर आप रह रहे हैं वो बॉर्डर आप क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको ट्रेस आउट किया जा सके। तो अभी ये जानना बहुत जरूरी है कि मिसिंग का जो पूरा दायरा है उसमें एक पार्ट है ट्रैफिकिंग। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ट्रैफिकिंग क्यों होती है? ट्रैफिकिंग ऐसा तो है नहीं कि किसी ने यूं ही किसी को किडनैप कर लिया। तो जब ट्रैफिकिंग देखते हैं तो ट्रैफिकिंग के 3 बहुत मोटे मोटे आप कह सकते हैं पार्ट्स हैं। एक तो सबसे पहला पार्ट तो है जो ट्रैफिकिंग का जो एक्ट है, जो अपने आप में जो काम जो होता है कि किसी को उठा लिया, किसी को ल्योर करके ले गए, तो वो जो एक्ट है वो अपने आप में, चाहे आप किसी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहीं से किसी पर्सन को रिसीव कर रहे हो ट्रैफिक के लिए, तो वो जो एक्ट है वो एक सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन अगर कोई कहे कि आप किसी को उठा के ले जा रहे हो, किसी को आप बहला के ले जा रहे हो, तो वो व्यक्ति वहां से भाग क्यों नहीं गया, या क्यों ऐसा हुआ कि वो चला आया साथ में, या कुछ तो ऐसा होगा कि वो निकल पाए। तो वो जो चीज है उसमें जो मीन्स जो यूज होते हैं, जो दूसरी चीज है, एक्ट के बाद जिन मीन्स से वो एक्ट किया जाता है, जिन तरीकों से वो एक्ट किया जाता है, वो चाहे थ्रेट देके हो, फोर्सफुली हो, वो आपको धोखा देके हो, या पावर का यूज करके हो, उस तरीके के जो एक्ट्स हैं, जो आपके मीन्स होते हैं उस एक्ट को लाने के लिए, उन मीन्स की वजह से वो जो भी व्यक्ति ट्रैफिक किया जा रहा है वो वहां से निकल नहीं पाता है। और जो तीसरा बड़ा चीज है जो ट्रैफिकिंग के बारे में है, कि वो है कि आप ट्रैफिकिंग कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है ट्रैफिकिंग का। तो डेफिनेटली पर्पस, जो भी आपका ट्रैफिकर है उसका इंटरेस्ट, कि वो एक्सप्लॉयटेशन में किसी को क्यों धकेल रहा है, क्योंकि उसको मॉनेटरी इंटरेस्ट है, उसको और तरीके के इंटरेस्ट उसके फुलफिल हो रहे हैं। तो ये जो आपका जो कार्य हुआ, कार्य किस तरह से हुआ, क्या मीन्स अपनाए गए, और उसके बाद उसका चीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक डेफिनेशन को रूप देते हैं। अब जो है, अगर हम बात करें कि कुछ डेटा की बात अगर करते हैं, क्योंकि आप ने डेटा की बात कही कि थोड़ा डेटा भी आप शेयर करिएगा,
तो अगर हम 2017-2018 का एनसीआरबी का डेटा देखें तो 2017-18 के बाद 2019 में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए तीनों सालों के बनिस्बत, मतलब एक हाइक आपको दिखता है 17 से ज्यादा 18 में, 18 से ज्यादा 19 में, जो मेरे ख्याल से रेखा ने भी वो डेटा शेयर किया कि लगभग 6,616 केसेस जो है कंट्री में रजिस्टर किए गए। और एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है कन्विक्शन रेट्स का, कि अगर हम देखें कि नंबर्स तो बहुत बढ़े हैं ट्रैफिकिंग के, लेकिन जो कन्विक्शन के रेट्स हैं वो घटे हैं। अगर 2018 में 29.4% लोग को सजा हुई थी, तो 2019 में मात्र 22% लोगों को पूरे ट्रैफिकिंग के मामले में सजा हुई। ये आयरनी देखिए कि केसेस बढ़ रहे हैं, लीगल सिस्टम हमारा थोड़ा सा उसको प्रॉपर ये नहीं कर पा रहा है, कन्विक्शंस घट रहे हैं, तो ये एक इशारा देता है कि हमको समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज जो मैं कह रही थी कि लगभग 5 में से 3 बच्चे मतलब 5 जो भी पर्सन्स मिसिंग है उसमें से 3 बच्चे होते हैं। और इसमें भी जो लड़कियों की तादाद है वो जो है वो लगभग 60% के ऊपर ही होती है। तो जो लड़कियों के मिसिंग होने की तादाद है वो भी पिछले कई वर्षों में और ज्यादा बढ़ी है। वो जो है अभी ये डेटा शेयर भी हुआ था। और दूसरी चीज, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें ओवरऑल ट्रैफिक्ड में से 90-95% केवल बच्चे ही हैं। जैसे राजस्थान का अगर हम आंकड़ा ले 2019 का, तो 653 केस कुल रजिस्टर हुए, जिसमें से 636 केस सिर्फ बच्चों के थे। अब इस तरीके का जब हम आंकड़ा देखते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में केवल बच्चे ही ट्रैफिक हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। ये देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों। और दूसरा, अगर हम दिल्ली का आंकड़ा देखें, 608 केसेस 2019 में रजिस्टर हुए और माइनर्स के उसमें से 536 केस थे। तो ये सारा जो डेटा है इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है, और डेटा अवेलेबल भी है बहुत सारा। और डेटा को देख के ये भी लगता है कि शायद जो हमारी रिपोर्टिंग है, ट्रैफिकिंग के केसेस की रिपोर्टिंग आज भी बहुत कम है। और अगर हम मिसिंग चिल्ड्रन के FIRs या उसकी बात करें, तो जब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं पिछले 1-2-4 वर्षों में, उसकी कुछ FIRs बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रैफिकिंग की रिपोर्टिंग और ट्रैफिकिंग की समझ करते हुए ट्रैफिकिंग के जो उसको लीगल पर्सपेक्टिव में समझना और लीगली उस पर एक्ट करना, वो अभी भी बहुत लिमिटेड है। इवन जो पुलिस की समझ है, जो आपके पूरे महकमे की ये समझ होना कि आप मिसिंग, ट्रैफिकिंग, ये सब में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बहुत अभी भी एक मुश्किल सवाल आते हैं। जबकि एनसीआरबी की आप रिपोर्टिंग की बात करें तो मिसिंग की एक अलग कैटेगरी अभी तक डिफाइन नहीं थी। वो अभी हालिया जो है एनसीआरबी ने उसको एक कैटेगरी की तरह देखना शुरू करा है। अदरवाइज हमको वो आंकड़ा भी मिलना मुश्किल था कि मिसिंग की अगर हम बात करें स्पेशली बच्चों की, तो वो आंकड़ा क्या होगा। तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो शायद ये आंकड़े हमें कहीं भटकाते भी हैं, लेकिन जितने आंकड़े हमें दिखते हैं वही इतने डरावने हैं कि हमें लगता है अगर पूरे आंकड़े सामने आ जाएं तो शायद जो हमारे समाज की एक सूरत है वो बहुत ही खराब नजर आएगी। अगर हम रीजंस ऑफ ट्रैफिकिंग पे थोड़ा सा बात करें तो एक सबसे बड़ा रीजन जो ट्रैफिकिंग का है वो नजर आता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। और इसके पीछे लेकिन कुछ मिथ्स भी हैं। अगर हम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम सिर्फ महिलाओं पर केंद्रित करके बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक मिथ है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और स्पेशली माइनर के केसेस में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आज की डेट में महिला या आप कह सकते हैं लड़की और लड़के दोनों बहुत ससेप्टेबल हैं उस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ट्रैफिक होने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको हम लोगों को तोड़ने की जरूरत है। दूसरा जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े और भी कई मिथ्स हैं कि जैसे अगर हम उनको वापस छुड़ा लाएं तो शायद उनकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रिहैबिलिटेशन के मेजर्स हैं
वो हम इतने स्ट्रांग ही नहीं कर पाए हैं कि अगर आप उठा करके किसी एक व्यक्ति को जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के उसमें जा चुका है उसको आप वापस लेकर के आए तो आप वापस उसको उसी सम्मान उसी डिग्निटी के साथ रीइंस्टेट करें उसी फैमिली या उस कम्युनिटी में। तो ये सारी चीजें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हम इन चीजों पर भी हम ध्यान दें। दूसरा, फोर्स्ड लेबर एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज है जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग की जाती है लड़कियों की, लड़कों की। और इसमें जो एक्सप्लॉइटेशन है फोर्स्ड लेबर में, ये एक बहुत कॉमन फिनोमिनल है। चाहे आप फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, मारपीट की बात करें, वायलेंस की बात करें, वो सारी चीजें इसमें काफी देखने को मिलती हैं। जो कुछ जैसे बेगिंग, जो एक आपको बेगर्स बहुत दिखते होंगे, तो बेगिंग का जो पूरा प्रोफेशन है ये अपने आप में एक अलग प्रोफेशन है। जो लोग इसको पूरा डील करते हैं, पूरा नेक्सस है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या किसी की, लेकिन इसको तभी भी ब्रेक कर पाना अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो मुझे लगता है जो हमारे साथ जो दूसरे स्पीकर आएंगे वो मेरे ख्याल से इन नेक्सस और इन चैलेंजेस पे बात करेंगे। तो मैं जो है, क्योंकि मुझसे रेखा ने रीजंस और उस पर ही बात करने के लिए कहा था, तो मैं थोड़ा लिमिट करूंगी टाइम की वजह से। पर अगर जैसे बेगरी को हम बात करें तो बेगरी भी अपने आप में बहुत एक ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा रीजन है कि जिसके लिए बच्चे उठा करके लाए जाते हैं। स्पेशली बच्चों को अलग तरीके से फिजिकली अब्यूज किया जाता है, किसी के पैर काट दिए जाते हैं, किसी को अंधा कर दिया जाता है, किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, जस्ट फॉर द रीजन कि आप ज्यादा वल्नरेबल लगें और आप बेगरी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएं। तो उस तरीके की चीजों में भी बच्चों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता है। दूसरा एक बहुत बड़ा और रीजन है जो फोर्स्ड मैरिजेस का रीजन है, और स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पर सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा स्क्यूड है। इस तरीके के जो स्टेट्स हैं, और वैसे भी हम देखते हैं कि हमारा जो 0 to 6 का सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं गिर ही रहा है। और जैसे हरियाणा को हम बोलते थे बहुत ज्यादा स्क्यूड है, लेकिन अभी हरियाणा ने पिछले 1-8 साल में इस पे कुछ काम किया है 0 to 6 के सेक्स रेशियो पर जनरली कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमारा 0 to 6 का सेक्स रेशियो गिर रहा है और लड़कियां लड़कों के बनिस्बत बहुत कम है। तो उन जगहों पर मुझे लगता है फोर्स्ड मैरिजेस के लिए जो है लड़कियों का लेके आया जाना, और ये लड़कियां ज्यादातर जो फोर्स्ड मैरिजेस के लिए आती हैं वो अगर हम डेटा देखें तो वो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां बहुत ज्यादा आती हैं फोर्स्ड मैरिज के थ्रू ट्रैफिकिंग होकर के, फोर्स्ड मैरिज के लिए ट्रैफिकिंग होकर के। जैसे अगर आप डोमेस्टिक लेबर में बात करें, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, सबको अपने घर में काम करने वाला चाहिए। तो इस सब का असर कहाँ पड़ता है कि ज्यादातर लड़कियां ट्रैफिक होकर के आती हैं डोमेस्टिक लेबर में, और जब डोमेस्टिक लेबर में आती हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है। और ये जो क्लास है जो डोमेस्टिक लेबर के लिए ट्रैफिक होता है, ये ज्यादातर आपको मिलेगा झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस तरफ का। तो ट्रैफिकिंग के अलग अलग आपको वो भी दिखेंगे कि किस जगह से किस तरीके के लोग क्यों ट्रैफिक होते हैं। तो ये एक पूरा एक समझने की जरूरत है कि क्या कैसे, जैसे कई देशों में चाइल्ड सोल्जर्स के लिए ट्रैफिकिंग होती है, शायद इंडिया में अभी उतना इस तरीके की चीजें शायद वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भी बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट्स हैं जहां ये भी एक पॉसिबिलिटी है। पर जो जैसे ऑर्गन ट्रेडिंग या ऑर्गन रिमूवल के लिए ट्रैफिकिंग, ये काफी हद तक होती है हमारे देश में भी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए आप ट्रैफिकिंग जो है होती देख सकते हैं, वो है अडॉप्शन। आज की डेट में अगर आप जो छोटे बच्चों को जो ट्रैफिक करना, किडनैप करना, लेके जाना, और स्पेशली जब आप अडॉप्शन के सिलसिले में ट्रैफिकिंग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लड़कों का नंबर हायर मिलेगा, यहाँ पर आपको लड़कियों का नंबर कम मिलेगा। तो ये जो पूरा रिलेशनशिप है एज के साथ ट्रैफिकिंग का, आपके स्टेट्स के साथ ट्रैफिकिंग का, ये बहुत माइन्यूटली समझने की जरूरत है कि किस जगह से कोई क्यों हटाया जा रहा है और किस रीजन के लिए हटाया जा रहा है।
तो ये तो मैं थोड़ा सा रीजंस पे मैं बात कर रही थी। दूसरा, जब हम ट्रैफिकिंग पे बात करते हैं तो हमको थोड़ा ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में अंतर को समझना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग को एक ही चश्मे से देखने लगते हैं। जबकि जब आप स्मगलिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत क्लियर ये होता है कि जब स्मगलर जो है उसका जिस व्यक्ति को वो लेकर के जा रहा है, इलीगल मीन्स से उसको कहीं किसी तरीके से वो पहुंचा रहा है नौकरी के लिए या किसी के लिए, तो वहीं तक उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन ट्रैफिकर का रिश्ता उस व्यक्ति से खत्म इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि वो उसके लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। स्मगलर के लिए, जिसको वो स्मगल कर रहा है, वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो ये हमें थोड़ा सा ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग में डिफरेंस भी देखने की जरूरत है। और ट्रैफिकिंग की जब हम बात करते हैं तो जनरली जो 18 से 24 साल के बीच की महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन है आज की डेट में ट्रैफिकिंग के लिए। और ये हम नहीं कह सकते कि अर्बन और रूरल में, अगर आप देखेंगे तो रूरल की ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है या अर्बन की, ये कोई बाउंड्री नहीं है। यहां तक कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड में भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ी बाउंड्री है ट्रैफिकिंग के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां तक शेयर किया कि बाहर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने तक की लालच देकर के उनकी ट्रैफिकिंग की गई। तो पढ़े लिखे लोगों की भी ट्रैफिकिंग उतनी ही हो रही है जितनी कि आप ये कह लीजिए अनएडुकेटेड वुमेन शायद जल्दी और अलग तरीके से ट्रैफिक हो जाती होंगी, क्योंकि उनको जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है उनके बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनको छोटा लालच देकर के भी आप ल्योर कर सकते हैं। लेकिन एजुकेटेड क्लास भी बहुत बुरी तरीके से ट्रैफिकिंग के जाल में फंस रहा है। और आज की डेट में जो इंटरनेट और ये जो पूरा कनेक्टिविटी है, इसकी वजह से ट्रैफिकिंग का जो एक पूरा नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। जो मीन्स हैं वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं ट्रैफिकिंग के। तो अभी मुझे लगता है कि मेरे पास कितना समय है, मैं वापस आ सकती हूँ। अभी मुझे लगता है मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, बाकी स्पीकर अपना बोल रहे हैं, तो अगर कुछ समय और होगा तो मैं कुछ और रखना चाहूँगी। जी जी ठीक है, एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स में ले लेंगे आपकी बात। जी थैंक यू। धन्यवाद जया जी। जितना भी आंकड़े उपलब्ध हैं वही भयानक आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अनरिपोर्टेड फिगर बहुत ज्यादा होगी जो होती ही नहीं है। तो ऐसी क्या परेशानियां हैं? एफआईआर क्यों नहीं होती है? एफआईआर होती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? जहां आपने एक तरफ बताया कि एक तरफ तो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कन्विक्शन रेट की बात करें तो वो घट रहे हैं। तो इन सारी चीजों में ऐसे क्या वजह है कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है? कानूनी अड़चने क्या है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जीके पाठक सर जुड़े हुए हैं। आप 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 2008 में आपको इंटरनेशनल पुलिस मेडल अवार्ड से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। 2000 में आपको यूनाइटेड नेशंस द्वारा सम्मानित किया गया। लगभग 400 से ऊपर साइटेशंस और एप्रिसिएशंस आपको पूरे सर्विस के दौरान मिले। और सर के बारे में यह है कि कुछ लोग होते हैं जो पद की गरिमा बढ़ाते हैं, और सर ऐसे हैं जिनसे पद खुद को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं इन पंक्तियों के साथ सर को आमंत्रित करूंगा कि इस धरा के हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूँ, आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं आखिरी अध्याय बनना चाहता हूँ। सर अपनी बात रखें कानूनी अड़चनों को लेकर के। पाठक सर माइक अनम्यूट कर लें सर। सर माइक अनम्यूट कर लें, आवाज नहीं आ रही है। पाठक सर माइक म्यूट है आपका। जी अब ठीक है सर, बोले। ओके, देखिए सभी को बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से हमें एक पार्टिसिपेंट के रूप में अपने इसमें शामिल किया। देखिए क्या है कि जब तक ये
आईपीसी के, इंडियन पेनल कोड के 370 में संशोधन नहीं हुआ था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में पूरा, जो कि यूएन में 2000 से बात चल रही थी और यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के कई इसके सर्कुलर जारी हुए, कई देशों ने इससे पहले कानून बनाया, लेकिन भारत में काफी बाद में 2013 में ये संशोधन आया और इस संशोधन में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 370 में, जैसा अभी जया मैडम ने काफी चीजें बताई, उनका सारा समाधान 370 में मिल गया। लेकिन आप देखिए जो 370 में जो आईपीसी के सेक्शन में जो संशोधन हुआ उससे पहले हमें बहुत समस्याएं थी। हमने करीब मैं 2-3 जिलों में जो बेसिकली में जो एसपी रहा, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, तो इन जिलों में हमने लगभग 170 माइनर बच्चियों को रेस्क्यू किया। और जब मैं एसपी रेल था उसमें मैंने लगभग ग्वालियर से लेकर के नागपुर और भुसावल तक के सारे रेलवे स्टेशन का सर्वे कराया था। तो उस सर्वे में हमको करीब 700 ऐसे बच्चे मिले थे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, जिनका कोई माई बाप नहीं था, वो सड़कों में ही सोते थे। और सबसे बड़ी समस्या थी कि इन बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये बच्चे कहाँ के हैं। जो रिहेबिलिटेशन की बात करूंगा मैं, कानून को कैसे कानून के दायरे में अपराधियों को लाया जाए, इसकी भी थोड़ी सी बात करूंगा। वैसे मुझे रेखा जी ने कहा था कि मैं केवल रिहेबिलिटेशन में बात करूंगा, लेकिन चूंकि आपने एफआईआर की बात की है तो मैं इसको भी बता दूंगा। अब जो बचपन बचाओ आंदोलन के सारा भारत ऋणी है, जो उन्होंने 2012 में जो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भाई अगर कोई माइनर मिसिंग है तो मिसिंग नहीं कायम होगा, आपको उस पे 154 के तहत एफआईआर ही करनी पड़ेगी। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मिसिंग पर्सन कायम करने का, आपको एफआईआर ही करनी है। एक ये जजमेंट है। इस जजमेंट को बिल्कुल कई राज्यों ने कहा कि साहब उसमें इंग्रेडिएंट नहीं है जो क्रिमिनल एक्ट के जो 154 डिमांड करता है सीआरपीसी का, तो कैसे करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट यू फॉरगेट दैट, यू रजिस्टर्ड केस फर्स्ट। इससे बहुत फायदा हुआ है। अब 99% कोई रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि इसमें सीवियर इंक्वायरीज होती हैं, सीवियर पेनल्टी मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। इसलिए अब मिसिंग पर्सन की जगह पर मिसिंग पर्सन फॉर्मली कायम करते हैं एक औपचारिक रूप से, लेकिन उसमें तत्काल जो है 364 हो सकता है, 365 हो सकता है, 66 होता है, पर सर्कमस्टेंसेस केस 363 हो सकता है, केस कायम होता है। और केस कायम करने में अगर कभी किसी के बच्चे के मिसिंग है, वो बच्चा नहीं मिल रहा है, तो अगर थाने में जाके कहीं किसी को नहीं उसकी एफआईआर हो रही है, तो आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आपको आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तत्काल जो है उससे ऑनलाइन 1 लाइन अप आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, बात कर सकते हो, ताकि वो समस्या का समाधान लोकल लेवल पर समाधान मिल जाए। अब एक जो मैं महसूस करता हूं कि अभी रेखा ने भी काफी बताया, तो 2019 में जो है टोटल जो एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 73,000 बच्चों की मिसिंग हुई थी, उसमें 71% लड़कियां थी और उसमें से 52,049 बच्चियां थी, 21,074 बच्चे थे और 15 जो है वो ट्रांसजेंडर थे। अब एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि 15 से 18 की उम्र के 78% जो है मिसिंग है, 15 से 18। अब मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, जो 2 तरह का इसमें एक्शन हो रहा है। एक तो इसमें गैंग ऑपरेट होते हैं, ऑल मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और श्रीलंका, ये गैंग ऑपरेट होते हैं। इसमें 3 लेयर होती हैं। पहला लेयर है कि जहां डिमांड है, देखिए आप ये देखिए, हमेशा ह्यूमन ट्रैफिकिंग तब तक जिंदा रहेगी जब तक मार्केट में उसकी डिमांड है। डिमांड का रेखा जी ने और जया जी ने बताया कि किन किन लेवल पे डिमांड है। इंडस्ट्रीज में इसकी डिमांड है, बाउंडेड लेबर के लिए डिमांड है, सेक्स वर्कर के रूप में इसकी डिमांड है, और
डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में इसकी माने मल्टी लेवल भी है, डोमेस्टिक सर्वेंट भी है और सेक्सुअल भी है, ये भी एक डिमांड है। तो ये जो डिमांड है उसके अनुसार जो डिमांड का लेवल है वो मीडिएटर बिचौलियों को बताता है कि हमें 2 लड़कियां चाहिए, हमें 4 लड़कियां चाहिए। तब वो जो अबडक्टर गैंग होता है वो गैंग उसको कहीं से भी, चाहे वो बांग्लादेश से करेगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से करेगा, चाहे वो कहीं स्लम से करेगा, उसको वहां से लिफ्ट करता है, फिर उसको बेच देता है। बेच देने के बाद और उसकी कीमत लगती है, जितनी कीमत होती है वो कीमत ले करके फिर उसके बाद वो पैसा लेकर के वो अपने को मुक्त करता है। जैसे इंडिया में एक बात बता रहा हूँ, जो बच्चों के किडनैपिंग का गैंग है, मैं एक छोटा सा आपको मॉडस ऑपरेंडी बताऊंगा कैसे करते हैं। वो गैंग मार्केट में सर्वे करता है। जैसे मैं जब मंदसौर में था, जो पहला हमने सर्वे कराया था, मतलब बहुत लंबा विषय है, मैं इसको संक्षेप करूंगा। एक जब वो गैंग क्या करता है, मार्केट का सर्वे करता है कि हम किस लड़की को लिफ्ट कर सकते हैं। तो वो जो एक गुब्बारे बेचने वाला था, उसकी लड़की जब वहां गुब्बारा माँ बाप बेचते थे तो उसके बगल बगल में बैठी रहती थी, उसकी उम्र करीब होगी 9 साल। तो इन्होंने एक दिन उसको टॉफी दी, दूसरे दिन टॉफी दी, तीसरे दिन चॉकलेट दिया। तो अब क्या होता था, जब वो बच्ची उसको देखती थी ये गैंग को तो कहती थी चॉकलेट। तो 5वें दिन उन्होंने उसमें जो कैनाबीज मिला हुआ चॉकलेट खिलाया, उसको थोड़ी दूर ले गए, वो बेहोश हो गई, उसको ले जा करके फिर उसको बाछाड़ डेरा मंदसौर में भेज दिया। तो इस तरह के कई और हैं, दूध में मिला के करते हैं। रेलवे स्टेशन पे बच्चे, माँ बाप सो गए, बिल्कुल उनको गहरी नींद आ गई तो मिल्क में मिला करके बच्चों के मुंह पर लगा देते हैं, बच्चे सेमी कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। तेरा सो इशू। अब अभी की तारीख में कानून हमारे पास ठीक है, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें अब जरूरत है। एक बात जया जी ने जो कही थी कि हमारा कन्विक्शन रेट बहुत घट रहा है। कन्विक्शन रेट हमारा इसलिए घट रहा है कि इसके लेयर बहुत ज्यादा है। इसके लेयर कहें, जैसे एक बात बता रहा हूं, मैं एसपी ग्वालियर था तो 5 लड़कियां कंटोनमेंट से हमने बांग्लादेश की रेस्क्यू की थी। छोटी बच्चियां थी, मतलब समझ लीजिए 12-13 साल की, उनको प्रोस्टिट्यूशन में यूज किया जाता था। अब हमने उसके इन्वेस्टिगेशन में हमारी समस्या कहाँ है, हमने इन्वेस्टिगेशन में उसका देखो जाते जाते पता लगा कि एक गाय वॉज फ्रॉम बांग्लादेश, जो लाता था यहाँ डोमेस्टिक वर्क के नाम पर उनको ला करके, वो जो बिल्कुल शुद्ध तस्करी कर सकते हैं इसको आप, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के बम्बई लाया, बम्बई से लाके यहाँ भेज दिया। अब समस्या क्या है, वो बच्चियों को हमने, जैसे ये चिल्ड्रन होम होते हैं, ग्वालियर में रखा। तो वहां एक मैडम थी, पहले ही बहुत वो दुखी थी कि वो सरकारी हो कि भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे, उनको बहुत अच्छी केयर नहीं मिली, उनकी देख रेख नहीं। एक दिन उनने रात को कुछ जाली काटी और 5 के 5 लड़कियां भाग गई, उनका पता ही नहीं लगा। हमारा डिपोर्टेशन की प्रोसेस चल रही थी, उसी बीच में भाग गई। तो हमारा कहना यह है कि एक जो रेस्क्यू करना है, जब बच्चे मिल भी जाते हैं, एक पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, कन्विक्शन है, दूसरा उनको डिपोर्ट कैसे करें, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करें, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इस पार्ट में एक विभाग नहीं, कई विभाग इन्वॉल्व है। इसमें बाल कल्याण विभाग है, इसमें एनजीओज भी हैं, इसमें पुलिस भी है और इसमें समाज के लोग भी हैं। तो ये जब मिल करके काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी देखिए, जैसे मैं जब था, कोई अगर ये अभी कोई ये अग्रवाल साहब थे शायद रतलाम से, तो हम लोगों ने लगभग जो बाछड़ी डेरे थे बंद करा दिए थे, लेकिन अभी फिर शुरू हो गए, उनमें वही चीज चल रही है। तो अभी भी मतलब उनके, क्योंकि उनका कोई आदमी ऐसा तो होता नहीं है, जैसे हमने इसको क्लू ऐसे पकड़ा था जो रेस्क्यू किए थे, एक बाछड़ी के 5 बच्चे हैं। अब वो कहती है ये इस सन में पैदा हुई, ये इस सन में पैदा हुई, इस सन में पैदा हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हमने सर्वे कराया गोपनीय रूप से, तो किसी के उनके डेट ऑफ बर्थ में 6 महीने का भी अंतर नहीं था। तो हमने उसको सर्वे करके आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के बाद सबसे कठिन काम ये होता है कि जैसे एक बात बता रहा हूं मैं आपको, और जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, उनको देख रेख के लिए केवल ये नहीं चाहिए कि भाई आप ले गए कहीं भी रख दिया। जो सरकारी बाल गृह हैं या इनमें कोई मनोवैज्ञानिक उनके साथ उनको केयर नहीं की जाती है। और उनके जैसे बच्चियां, उनका एक अलग कैरेक्टर है। जो बड़ी बच्चियां होती है, टीनेज की बच्चियां होती हैं, उनको क्या क्या नीड्स होती है वो नहीं देखा जाता है। तो वो जो
ब्रोथल्स में बच्चियां हैं या जहां उनको उनका शोषण हो रहा है, वो सोचती हैं कि दैट प्लेस इज बेटर देन दिस प्लेस जहां कि हमको रखा गया है। तो आप सब लोग हैं, तो हमारी ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो भी बाल गृह हैं हमारे, मुझे लगता है कि नंबर 1 पे देखा जाए कोई इंदौर में है, और एक जो बाल गृह जो अपना घर वहां है जिसके राव साहब हैं मंदसौर का, वो मॉडल है, उनमें बहुत सब चीजें देखी जाती हैं। बच्ची को नैपकिन चाहिए, अब कौन पूछेगा उससे? हम तो सोचते हैं खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, दैट इज फाइनल। इट इज नॉट दैट, रखना पड़ता है। और आपको बता रहा हूं, जब आप एक रिहेबिलिटेशन की एक छोटी सी स्टोरी में बताऊंगा आपको, आई थिंक मैं 5 मिनट और ले सकता हूं या? जी सर है, अभी समय लीजिए आप रिहेबिलिटेशन पे, कोई दिक्कत नहीं जी। तो एक मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना कठिन होता है रिहेबिलिटेशन। एक 2006 में एक सरदार की बच्ची, जब वो 7 साल की थी, कक्षा 3 या 4 में पढ़ती थी, 3 में पढ़ती होगी, आगरा से एक गैंग ने उसको लिफ्ट कर लिया। वो साइकिल से स्कूल जा रही थी, लिफ्ट करके गांधीनगर के बाछड़ा डेरे में, गांधी सागर के बाछड़ा डेरे में उसको भेज दिया। अब ये बात ही 2003 या 4 की थी। उस समय बच्ची 7 साल की थी, और जब हमने ये ऑपरेशन चलाया था उस समय 2010 था। तो आप ये सोचिए कि जब बच्ची को रेस्क्यू किया तो बच्ची बड़ी हो गई थी, बड़ी होने के बाद काफी बड़ी हो गई थी। तो अब वो एक तो पूरे पुलिस वालों से लड़ी कि यही जो बाछड़े जिनके डेरे में रहती थी, यही मेरे मम्मी पापा हैं, पुलिस मेरे साथ गलत कर रही है। बहुत रोई धोई, बहुत उसने किया, लेकिन हमारे पास बिल्कुल 100% इंफॉर्मेशन थी, तो हमने उसको रेस्क्यू किया। जब मैंने उसको अलग कमरे में बात की, तब उसको मैंने बैठाया, अच्छी तरह बात की, तो उसने बताया कि मैं आगरा में, मेरे परिवार सरदार परिवार के हूँ, आगरा में मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मुझे वहां से रेस्क्यू, वहां से उठा के ये लोग लाए थे और यहाँ बेचे थे। सन 2003 की बात है। तो मैंने तत्काल जो है, ज्योति शर्मा उस समय अफजलपुर सब इंस्पेक्टर थी, तो अब वो इंदौर में है, ज्योति शर्मा को हमने भेजा, आगरा भेजा। तो जहां पे उसने बताया था, दुर्भाग्य ऐसा था कि एक झोपड़ी में रहते थे, वो झोपड़ी बिक करके उसमें मल्टी स्टोरी बन गई थी। तो ठीक है, वो बच्चे ने बताया कि ये हम इस स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में ले गए तो पता चला कि वो स्कूल प्राइवेट स्कूल था, स्कूल बंद हो चुका था। तो फिर उसका फोन आया कि सर अब क्या करें बच्ची का। तो फिर हमने कहा अच्छा है, तुम ये काम करो, वो सरदार था तो गुरुद्वारे जाता होगा, देवी सिंह उनका नाम था, उसके पापा का पता लग गया था हमको, क्योंकि हमको कहीं न कहीं से, बहुत से आगरा से हमको, मैं आपको इस पर आ रहा हूं अभी। तो जब हमने गुरुद्वारे भेजा तो गुरुद्वारे में बोला साहब इस तरह का कोई आदमी यहाँ नहीं आता, बट एट द सेम टाइम इनको एक बहुत बूढ़ा सरदार मिला जो कि 83 साल का था। उसने कहा हाँ देवी सिंह यहाँ आता था, बोले कि वो 4-5 साल पहले बहुत दुखी होकर के यहाँ छोड़ के चला गया, मथुरा चला गया। अब आप सोचिए, जब हमने आगरा में उसकी जांच की, आप आश्चर्य करोगे, डीआईजी, एसपी, थाना, गवर्नर, मुख्यमंत्री, टोटल को जोड़ करके उसने 122 एप्लीकेशन अपनी बच्ची के लिए दिए थे, उसकी कोई एफआईआर नहीं थी। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? 122। फिर उसके बाद हमने मथुरा, ये टीम गई हमारी, मथुरा में वो मिल गए। उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी है। उसकी माँ ने कही पीठ पर उसका तिल था, देखा है मेरी लड़की है। लड़की ने कहा है मेरे माँ बाप नहीं। अब वो जो लड़की गुस्सा गई, जो भी बात थी, बाद में बहुत उसकी काउंसलिंग कराई, आगरा से साइकोलॉजिस्ट बुलाए, काउंसलिंग होकर के फिर वो 2-3 दिन बाद बहुत उसका डीएनए टेस्ट कराया। तत्काल सागर से डॉक्टर श्रीवास्तव ने डीएनए रिपोर्ट दी, डीएनए मैच हुआ। फिर वो लड़की को हमने आगरा में साइकोलॉजिस्ट की वहां 5-6 दिन रखा, बहुत कूल हो गई, और फिर उसको देवी सिंह जी को सौंप दिया। देवी सिंह जी को सौंपने के बाद वो बच्ची तो हाई स्कूल की, उसके बाद उसकी अब शादी हो गई है, उसकी एक बिटिया है। तो ये लाइफ जो है ये बहुत टफ है। रिहेबिलिटेशन इज ए वेरी टफ थिंग। हमारी सिस्टम, हमारा सिस्टम, आप कितना ही कानून बना लो, सोसाइटी हमारी इस पर ध्यान नहीं देती है। जो इंस्टीट्यूशन जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो उतनी जिम्मेदारी से उसका कोई मतलब क्यों नहीं होता। हम बता रहा हूँ आपको, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो बाल कल्याण विभाग है, चाहे ये जो कई एनजीओज हैं। और मेरी तो बहुत बड़ी शिकायत CWC से भी है, और हमारे बड़े खट्टे अनुभव हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ खट्टे अनुभव तो मीठे में बदलते रहे, अच्छा काम होता रहे। तो जितने विभागों को मिलके काम करना चाहिए वो विभाग मिलके काम नहीं करते हैं।
तो इसका मुख्य सफरर वो है जो ट्रैफिकिंग का शिकार है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम है, बांग्लादेश से तो ले आते हैं, जैसे गाय यहाँ से ले जाते हैं, वहां से लड़कियां ले आते हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर हमको बहुत सा काम करना पड़ेगा। और लीगल में आप सब लोग बैठे हो, एक मध्य प्रदेश से होगे, बाहर से भी हो, कानून ये है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है अगर वो सुलझता नहीं तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो डिप्टी एसपी को चला जाता है। लेकिन अभी क्या है कि वो डीएसपी के पास 20-25 केस हो जाते हैं और वो डीएसपी के पास फुर्सत नहीं है, उसको कोई हेड कांस्टेबल उस पर पर्चा काट देता है। लेकिन वर्चुअली जिस अपेक्षा से वो केस ऊपर दिया गया था उस अपेक्षा से दुगुना केयरलेस हो गया है उसमें सिस्टम। तो जब आप कभी किसी उस पर बात करते हो, इस बात को रखो कि साहब ये एक किसी अधिकारी के पास थाने लेवल पे ये केस रहे और ये औपचारिकता से कोई मतलब नहीं, इसे न्याय नहीं मिलता है, इसमें मतलब ट्रस्ट करने में सुविधा नहीं होती है। और एक चीज और हो रही है, ये जया मैडम ने भी इस पर ध्यान दिया कि जैसे ट्राइबल एरियाज में मेरे कई ऐसे केसेस आए हैं कि नॉन ट्राइबल जिनके वहां जो है पॉपुलेशन रेशियो में गड़बड़ है, वो लड़कियां वहां ले जाके 50-60 हजार में वो मिटेटर बेच देते हैं। ऐसा नहीं कि वो बेच करके कोई ट्रैफिकिंग कराते हैं, लेकिन वो शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ऐसे मतलब जुनारदेव एक थाना है वहाँ क्या कहते हैं छिंदवाड़ा में, जुनारदेव है, हर्रई है, और इनमें बहुत से ऐसे केस होते हैं ट्राइबल एरिया में जिनकी समस्याएं हैं। तो जो समस्याएं हैं वो रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन का एक हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और कानून में अभी बहुत समस्याएं नहीं, लेकिन समस्या ये है कि एविडेंस कलेक्शन कैसे हो। इसके लिए जो पुलिस की टीम जो करती है वो किसी को भी केस दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे अब तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि महिला की शिकायत है तो महिला ही एफआईआर करेगी, एक पर्टिकुलर हर थाने का कोर ग्रुप बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए कि प्रोफेशनली वो कैसे साक्ष्य एकत्रित करे और किन साक्ष्यों के आधार पर वो कोर्ट में चालान पेश करे, ताकि हम अपने कन्विक्शन रेट को बढ़ा सके। और एक और मैं बात कहूंगा कि सोसाइटी के लोगों इतने तटस्थ रहते हैं इस काम पे कि मुझे लगता है कि उनको जागरूक होना चाहिए। जब आप जिन केसेस में, जिन एरियाज में ये ब्रोथल चलते हैं सड़कों पर, अगर आप कभी कोई गए होगे मंदसौर, नीमच, इधर कई जगह पर ये भेड़िया जाति के लोग ये करते हैं, तो सोसाइटी की मूक सहमत टाइप की, वो कहाँ से लड़की ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई। और मतलब मैं बता रहा हूँ आपके 20 साल पहले गांव में रहते थे, अब इन्होंने कब्जा करके सड़क के किनारे ब्रोथल बना दिए, धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। हमें उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आप लोग हैं उस पर तन्मयता से काम करें। सीडब्ल्यूसी का भी मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि सीडब्ल्यूसी को बहुत सेमी जुडिशियल पावर है, और एक केस में सीडब्ल्यूसी ने हमारी जो अपहरण की हुई बच्ची थी वो उनको दे दी। फिर मैंने बड़ा केस लड़ा था, लड़ करके फिर मैंने वो बच्ची डीजे साहब से रिक्वेस्ट करा के नहीं देनी दी। आज भी वो बच्ची क्लास 7th में पहुंच गई है, अब अपना घर में रह रही है। और अगर उनकी मानते या लोअर कोर्ट की मानते तो वो लड़की आज फिर बाछड़ों के डेरे में चली जाती। माय रिक्वेस्ट इज कि हम अपनी संवेदनशीलता बना के रखें, और कठिनाइयां हम सबके पास हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना है मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना है मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। इस वाक्य के साथ हम सोचें कि हम आगे बहुत अच्छा करेंगे सब लोग मिलकर के। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। जहां मुस्कुराना मुश्किल है वहीं मुस्कुराने में फायदा है। बहुत अच्छी बात है। रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम हमेशा आती है सर। रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन अगर एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या से हम निदान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता पिछले साल भोपाल में भी हुआ था, जहां बाल कल्याण समिति ने कमिश्नर भोपाल के साथ मिलकर 45 बच्चों को रेस्क्यू किया था सर। और वो सारे बच्चे साउथ से आए थे, आंध्रा से आए थे। और आप भरोसा नहीं करेंगे, कोर्ट ने हर बच्चे की जमानत के लिए 50,000 रुपया मुकर्रर किया था, और दूसरे दिन कोर्ट में जमानतदार खड़ा हो गया था। तो इतना इनका ऑर्गेनाइज नेटवर्क है और इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं वो लोग। बहुत अच्छी जानकारी सर। बचपन बचाओ आंदोलन
जिसके बारे में आपने बोला, जिनका आभार पूरे भारतवर्ष को मानना चाहिए कि जिनके पहल पर एक ऐसा कानून बना, एक ऐसी इनिशिएटिव हुआ कि जो आज बच्चों के लिए आईपीसी 370 में बहुत सारे प्रावधान हो गए हैं। हमारे साथ धनंजय जी जुड़े हुए हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बीबीए के। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। धनंजय जी। नमस्कार सबको। चौबे, डॉक्टर चौबे का मैं धन्यवाद दूंगा, और खासतौर से इस तरह की वेबिनार सीरीज जो चल रही है ज्ञानवर्धक है और लोगों को जोड़ने में और इसके बारे में आपसी विचार को शेयर करने में काफी महत्वपूर्ण होती है। आज का जो मुद्दा है ट्रैफिकिंग का और चाइल्ड लेबर का, उस पे पाठक जी ने, जयम जी ने और उसके पहले रेखा जी ने सबने जो बातें रखी हैं, तकरीबन उन सारी बातों को में जो जितना वो बात कही गई वो सारी बातें सही हैं, और उन सब के साथ एक बहुत भयावह तस्वीर निकल के आती है। लेकिन इस भयावह तस्वीर के पीछे हम क्या हो रहा है, कैसे इसको रोकें, ये समझना भी बहुत जरूरी है। ट्रैफिकिंग की रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। रिपोर्टिंग इसलिए भी कम हो रही है कि गांव में जिन लोगों को, बच्चों को लेके जाया जा रहा है, उनकी माँ बाप को पैसे देके उनको बता दिया जाता है। मैं एक किस्सा आपको बताता हूं, अभी जो रिसेंट हुआ है। जयपुर में एक सितंबर में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वो बिहार से ट्रैफिक करके लाया गया था, और जो ट्रैफिकर था वही एम्प्लॉयर था। उसने उसको काम पे लगा रखा था, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तब भी उसके बावजूद उसको फोर्स किया गया था और उसकी डेथ हो गई थी। ट्रैफिकर जो थे, एम्प्लॉयर जो थे, उसकी वो डेड बॉडी को वो क्रीमेट करने में लगे हुए थे, लेकिन इंफॉर्मेशन पुलिस में पहुंची और उनको अरेस्ट किया गया। उस बच्चे की खाली मां ही जिंदा है वहां पे गांव में। ट्रैफिकर ने उसकी मां से यह इंश्योर करा लिया कि उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर, मां की तरफ से कोई कंप्लेंट ना हो। मां ने यह बोला कि डेड बॉडी, बच्चे की डेड बॉडी को गांव भेजने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पे दाह संस्कार कर दिया जाए। और जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, मां से बात करी, तो पता चला कि मां को उसके ट्रैफिकर के घर वालों ने यह एश्योर कर दिया है कि उसकी जिंदगी भर उसका सारा खर्चा वो उठाएंगे, जिसकी वजह से वो कोई केस ना करे। सच्चाई यही है कि ट्रैफिकर्स बच्चों को और जो महिलाओं को, लड़कियों को लेके जाते हैं, वो इसलिए लेके जाते हैं कि जिससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो। माँ बाप को पैसा दे दिया। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक जब हुआ, तब हम लोगों को एक सवाल था कि क्या कंडीशन होगी। अप्रैल में हमारे पास खबर आई 80 बच्चों की राजस्थान में, कि जिन बच्चों के पास लॉकडाउन की वजह से खाना पीना नहीं है, एम्प्लॉयर भी कुछ खाना पीना, एम्प्लॉयर गायब हो गया, खाना पीना नहीं मिल रहा है, बच्चे बहुत बुरी हालत में हैं। तब ये बात हमारे दिमाग में आई, निकल के आई सामने, कि इसका ये मतलब हुआ कि बच्चे अभी भी, जो ट्रैफिक बच्चे हैं, वो फंसे हुए हैं। जिसकी तरफ से, कैलाश जी की तरफ से प्रधानमंत्री से अपील की गई कि आप ट्रैफिकर्स को बोलिए कि बच्चों की कम से कम जिंदगी को बचाते हुए बच्चों को वापस गांव भेज दें, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीबीए ने अपने इंटरवेंशन से पैंडेमिक के समय में 1 अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक 1300 बच्चों को रेस्क्यू किया। दूसरी तरफ जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, तब ये हम लोगों को लगा कि अब ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, ट्रैफिकिंग शुरू होगी, और उसके ऊपर हम लोगों ने गांव में
मूवमेंट किया, गांव में हम लोगों ने कैंपेन चलाई, गांव में अपने आदमी रखे और उनका ये काम था कि जो खुद बच्चे, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जो कि रेस्क्यूड थे, सर्वाइवर थे ट्रैफिकिंग के, और उसके साथ साथ उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी थी, तो उन बच्चों को इन्वॉल्व किया कि आप ये पता करो जो बच्चे यहां से ट्रैफिक हो रहे हैं। अगस्त 16 से बच्चों की ट्रैफिकिंग वहां से शुरू हुई वापस। उस दौरान हम लोगों ने करीब 300 से ज्यादा बच्चों को वाइल ऑन द वे रेस्क्यू किया और 91 ट्रैफिकर्स को अरेस्ट कराया गया। अब इसका रिजल्ट ये था कि गांव में जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में, सारी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं कर पाए, हम 2-3 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे, उन 2-3 डिस्ट्रिक्ट में यह हो गया, इंफॉर्मेशन ये फैल गई कि बहुत पुलिस और दूसरी एजेंसीज की बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई हो रही है पूरे रास्ते, तो बच्चों को अभी ले जाना सेफ नहीं है, रुक जाओ। नाउ अब ये इंपैक्ट रहा है। सो जहां तक गवर्नमेंट की एजेंसीज का बात है, पुलिस की एक्शंस का बात है और कानून की इंप्लीमेंटेशन का बात है, अगर वो हो रहा है, इवन चेकिंग ऑफ बसेस एंड चेकिंग ऑफ ट्रेन्स ने ही इंपैक्ट ये डाल दिया था कि लोगों के अंदर डर बैठ गया था कि बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चों हमारी चेकिंग होगी, बसों की चेकिंग होगी। बहुत सारी और चीजें निकल के आई जिनके बारे में डिटेल में जज हुए, लेकिन इतना जरूर था कि चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, साउथ की तरफ कोलकाता की कोलकाता का एरिया हो, कोलकाता की तरफ हो, साउथ में आंध्र प्रदेश की तरफ बसें जा रही हो, हम लोगों ने नेटवर्क्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी और उसको हम लोग इमीडिएटली वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके एक्शन ले रहे थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में बीबीए ने एक मई में वो पीआईएल फाइल की थी, जिसका भी बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसका रिजल्ट ये था कि पीआईएल पे जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस इश्यू हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन इश्यू करी टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन 6th of July। उन्होंने ये गाइडलाइंस इश्यू करी थी, तो हमने उस गाइडलाइन का भी सहारा लिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सारे को इन्फॉर्म किया। दैट हेल्प्ड अस आउट और सभी जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत प्रोएक्टिवली इस काम को आगे बढ़ के रोका। तो जरूरी यही है, अगर हमको इसको रोकना है, हम आंकड़ों की तरफ ना देखें, लेकिन जरूर हम देखें कि हम किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। सोर्स एरियाज आइडेंटिफाइड है, उनमें से हम किस तरीके से वहां से इंफॉर्मेशन आ सकती है। एक कम्युनिकेशन चैनल्स, अब ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट हैव अ ASTU। कम्युनिकेशन चैनल्स को आपस में गवर्नमेंट एजेंसीज के कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। व्हाट आई फेल्ट वाज कि जहां पे भी इंफॉर्मेशन दी गई, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की भी हो, किसी भी प्रदेश की हो, जहां पे एक्शन नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स अप कि रिहेबिलिटेशन में क्या हो रहा है। तो रिहेबिलिटेशन के 2 एस्पेक्ट बहुत मेजर हैं। वन इज कि जो ट्रैफिकर है उसका प्रॉपर कन्विक्शन हो, और दूसरी तरफ बच्चे को एक प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए और जो उसके एज पर द गवर्नमेंट जो स्टैट्यूटरी कंपनसेशन है वो बच्चे को मिले इमीडिएटली। जब रेस्क्यू होता है तो उसमें बहुत सारी कभी कभी कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और सिमिलरली प्रोसिक्यूशन में भी वो दिक्कत हो जाती है। तो रेस्क्यू के वक्त क्या क्या हम लोगों को जैसे एफआईआर के अंदर सेक्शंस प्रॉपर लगे, एफआईआर में वी नीड टू हैव अ प्रॉपर सेक्शंस के साथ साथ एक्ट सही लगे, उन एक्ट्स के साथ जितने हम बच्चे के साथ प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, और व्हेन रिहेबिलिटेशन होता है तो उस डिस्ट्रिक्ट जहां का जिस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है उस डिस्ट्रिक्ट में वहां के डीसीपी और सीडब्ल्यूसी को इन्वॉल्व किया जाए। ये कुछ प्राइमरी मतलब बहुत मेजर एक्शंस हैं जो कि विच नीड्स टू बी डन।
बच्चे को काउंसिल करके, जब बच्चे जनरली जो ट्रैफिक होते हैं वो बच्चे दूसरे राज्य के हैं, दूसरे राज्य में आते हैं, तो बच्चों को ला के इनको एविडेंस दिलवाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसमें कि एजेंसीज, अगर आपने होम डिस्ट्रिक्ट की CWC को इन्वॉल्व नहीं किया गया है तो बच्चे को एविडेंस दिलाने के लिए लेके आना, जहां से बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट में रेस्क्यू हुआ था, वो मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे को एक एविडेंस, जब तक कि ट्रैफिकर्स को अरेस्ट करके, जब तक कि ट्रैफिकर्स को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, बच्चे का रिहेबिलिटेशन नहीं होगा, तब तक ये समस्या जारी रहेगी। ये मेरा कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जब तक कि बच्चे का रिहेबिलिटेशन और ट्रैफिकर का प्रॉपर कन्विक्शन नहीं होगा, ये समस्या जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि यही मूल मंत्र है अगर हम बच्चों को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं तो। बड़ी अच्छी जानकारियां मिली। अब जैसा कि हमारा एक परिपाटी है कि हम अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें, उसके बाद हम इस सत्र को ओपन कर देंगे प्रश्न के लिए। काफी लोगों के पास प्रश्न होंगे निश्चित रूप से। तो मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। हम लोग लंबे समय से वेबिनार की श्रृंखला को चला रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा पैनल है वो बहुत ही समृद्ध है। मैं कहूँ कि जया जी को अगर 20 साल का बच्चों के अनुभव है, तो डॉक्टर पाठक साहब का 30-35 साल का एक पुलिस का अनुभव है। और मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर डॉक्टर पाठक साहब का इस विषय पे एक बड़ा, मैं कहूँ इतना बड़ा नाम है कि इनका जहाँ भी चर्चा होती है, चाहे वो मंदसौर में बांसवाड़ा समाज में किए जाने वाला काम हो या बच्चों के संबंध में, वो संवेदनशील अधिकारी हैं। मैं पाठक साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज हम सबको इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया। साथ में एक निवेदन भी करता हूँ कि ऐसा ही आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। और चूंकि आप भोपाल में ही रहते हैं, हम सब लोग भी भोपाल में रहते हैं, तो कभी प्रत्यक्ष रूप से भी आपसे मिलकर के इस विषय पे हम लोग चर्चा करते रहें। बहुत लंबे समय से इच्छा थी हम लोगों की, जया जी कभी इस प्लेटफॉर्म पर आए और हम सबको उनके अनुभवों का फायदा मिले, तो आज वो सौभाग्य मिला। तो मैं जया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम सबके बीच में आकर के इस विषय को छुआ। इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर सम्मानीय कैलाश सत्यार्थी जी ने जो बच्चों के क्षेत्र में काम किया है, तो सारी दुनिया में भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारी दुनिया को मार्गदर्शन और बच्चों के मामले में दिया है। और उस संस्थान के साथ काम करते हुए धनंजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कई बार माननीय कैलाश जी से मेरा मिलना होता है, और जब भी मिलते हैं तो हमेशा एक नई ऊर्जा उनसे मिलकर के हम लोगों को मिलती है। तो वैसा ही आज धनंजय जी से ही हम सब लोगों को सुन करके मिला। और मैं रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मैं कहूँ कि रेखा जी तो इस CCF परिवार की मुखिया के तौर पर हम लोग देखते हैं, उनका कितना हमें आशीर्वाद कम मिल पाता होगा, तो वो हमारी कमी है। लेकिन रेखा जी को जब भी कोई बच्चों के क्षेत्र में भोपाल में नाम लिया जाता है, तो हिफाजत और रेखा जी का नाम पहले लिया जाता है। तो मैं इस पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ में मेरे 2-3 सबमिशन मेरे साथ में है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि आज भी 21वीं सदी में खड़े होकर के चर्चा होती है कि व्यक्ति को बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा, बेचेंगे तो ये सेक्शन लगेगा, खरीदेंगे तो ऐसा लगेगा। हम इंटरनेट पर डालते हैं, दुनिया के उन देशों की सूची आ जाती है जो बच्चों को खरीदते हैं, जो बच्चों को बेचते हैं। तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ा हम सबके माथे पर कलंक है। लेकिन जिस तरह से सभी लोग इस संजीदगी के साथ बच्चों के लिए काम करते हैं, मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का हमारा डिस्कशन बच्चों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। क्योंकि CWC के जितने लोग जुड़े हैं वो अपने आप में एक संस्थान है। इतने लोग नहीं, इतने संस्थान जुड़े हैं, और आज हमने जो चर्चा की है वो इतने संस्थानों तक पहुंची है। तो मैं CWC के जो सभी लोग यहाँ उपस्थित आज इस वेबिनार में, उनको और पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की अनंत गहराइयों से उनको साधुवाद देता हूँ। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं माननीय कृपाशंकर जी से निवेदन करता हूँ। थैंक यू सर। अब ये सत्र ओपन हो चुका है, जिसको भी कुछ